सबके पास क्वेश्चंस के सोल्यूशन मैं आज भेज दूंगा इंटरनल कंट्रोल के, सही है जी। अच्छा भाई पहले तो सब ये बता दें सबके पास स्क्रीन आ गई ऑनलाइन वालों? ओके जी। अभी पहले रिफ्रेशर वाले को बता दूं तो उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। देखो मैंने इन लोगों को आज 315 एनालिटिकल प्रोसीजर्स अलॉन्ग विद क्वेश्चंस सॉल्यूशन और इंटरनल कंट्रोल अलॉन्ग विद क्वेश्चंस करा दिया है, सही है। आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए, आप बोले तो मैं प्लानर बना के दे दूंगा कि आपको रोज कितने लेक्चर देखने हैं ताकि आप आते 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 मेरे साथ आ जाएं, सही है। इफ यू विल वेट कि मैं आगे जाऊंगा, क्योंकि देखो सीक्वेंस है ऑडिट की सीक्वेंस ये होती है कि आप जब इदारे में घुसते हैं ना तो पहले उस इदारे के रिस्क को समझें कि कहाँ कहाँ मसले हो सकते हैं। मैं देखता हूँ यूजुअली टीचर्स जो रिस्क असेसमेंट की चीजें हैं डिटेल में इंटरनल कंट्रोल आखिर में कराते हैं, और भाई आखिर में उसका कोई फायदा ही नहीं है। आपको रिस्क असेसमेंट करनी है तो पहले करेंगे या बाद में? पहले करेंगे, फिर जाके ऑडिट करना है। तो मैं फिर आपको ना प्लानर बना के दे देता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। आज आपको रात तक मिल जाएगा प्लानर, सही है। मैं आपको लेक्चर्स का प्लानर बना के दे दूंगा कि आपको इस दिन पे इतने लेक्चर यानी ये देखना है, और वो भी मैनेजेबल होगा, सही है। अलग से ड्राइव बना देता हूँ, तुम बैठोगे मेरे साथ, सही है। ये अलग से ड्राइव बना देता हूँ जिसमें क्वेश्चन सोल्यूशन लेक्चर वाइज आ रहे होंगे, तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप अकॉर्डिंगली इसको देखें, सही है जी। ओके जी। अब आगे मैं एक एक साइकिल रिवाइज कराता हूँ। यहाँ पे हमने जो अब तक किया है ना उसको यहाँ पे कनेक्ट किया है। मैंने कहा सबसे पहले बीइंग एन ऑडिटर आप किसी इदारे में जाके उसकी क्या करते हैं, सुनिएगा। अच्छा, रिस्क असेसमेंट करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग एंटिटी इंटरनल कंट्रोल। मैं बेसिक एग्जांपल देता हूँ रिफ्रेशर वालों को, हल्का फुल्का रिकैप, सही है, वो उनको पता होगा इसलिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ सीधा। फॉर एग्जांपल मैंने देखा कि एक कंपनी एक्सपोर्ट करती है और एक्सपोर्ट पे बैन लग गया, तो जाहिर सी बात है कंपनी अपनी सेल्स को ज्यादा दिखाने की कोशिश करेगी, तो देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स। अब सुने, अगर बच्चों कंपनी एक्सपोर्ट करती है तो एक्सचेंज रेट भी इन्वॉल्व है, तो देयर इज अ रिस्क ऑफ इनकरेक्ट वैल्यूएशन ऑफ एक्सचेंज रेट या रिसीवेबल्स व्हाटएवर द केस इज। सुनो, ये तुम्हें कैसे पता लग रहा है कि यहाँ यहाँ मसला हो सकता है? जब तुमने इदारे को समझा और वो किस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रही है। आजकल डॉलर आसमानों पे, तुम्हें किसी ने बताया ये एनवायरनमेंट से पता लगा? मुझे एक बात बताओ, सोचो एक बात, तुम इन्वेंट्री इंपोर्ट कराते हो, तुम अपना जितना भी माल है खुद मैन्युफैक्चर तो करते ही करते हो, साथ में जो मटेरियल आता है वो बाहर से आता है। मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर मटेरियल बाहर से आता है और डॉलर की हाइक हो गई, तुम्हारी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ज्यादा होगी या कम? कैसे ज्यादा? एक्सचेंज रेट ज्यादा हो गए। अच्छा अब सुनो, अब जब तुमने याद रखो ये सारी लिंक है आपस में, तुम लोग परफॉर्म करते हो एनालिटिकल प्रोसीजर, और एनालिटिकल प्रोसीजर में पिछले जीपी रेशियो को इस साल के जीपी रेशियो से कंपेयर करते हो, तो इस साल का जीपी रेशियो कम आना चाहिए। रीजन तो इसका कॉस्ट बढ़ गई हो, ये मैंने एनालिटिकल में बहुत डिटेल में समझाया है, ये मैंने एनालिटिकल में बहुत डिटेल में समझाया है, सही है। अब बात सुनो आगे। तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुमने देखा कि तुम्हारा जीपी रेशियो सेम है और तुमने ऑडिट करके निकल के, दैट मींस कि तुम बेवकूफ बन गए। रीजन बीइंग कि क्लाइंट ने जानबूझ के गलत एंट्रीज पार्क की हुई होंगी, फ्रॉड किया हुआ होगा। पहले बताओ बात समझ आ रही है? अच्छा, ये चीज तुम पकड़ पाते अगर तुम्हें एक चीज पता होती, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होती किसकी, एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट में क्या चल रहा था, एक्सचेंज रेट क्या हो चुके हैं, और फिर तुम्हें इदारे की अंडरस्टैंडिंग होती कि इदारा जो माल बनाता है वो इंपोर्ट करता है, तो ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है ना, हाँ या नहीं? तो भाई ये इंटर रिलेशनशिप तुम्हें कब पता लगेगा, जब तुम किसी इदारे की रिस्क असेसमेंट करोगे। और रिस्क असेसमेंट कैसे होती है, उस इदारे को समझ के, जिस माहौल में वो ऑपरेट कर रहा है उसको समझ के, और इंटरनल कंट्रोल को। अक्सर इंटरनल कंट्रोल में हमने देखा था कि एक चीज, यार बासित भाई क्लियर है आवाज सबको? यार आपको आवाज क्लियर है सबको भाई? हाँ जी, सबको क्लियर है भाई? बासित तुम्हारे आई थिंक मसला है, बाकी सबको क्लियर है। इधर आगे, अब मुझे एक बात बताओ फोकस के साथ। फिर मैंने आप लोगों को सिखाया था रेगुलर बैच में कि इंटरनल कंट्रोल को समझना क्यों लाजमी है। मैंने आपको ये सिखाया था, सुनना, कि एक सेल साइकिल एलेक्स है, तुम लोगों ने रिफ्रेशर वालों ने किया हुआ भी होगा। सेल साइकिल है, मैंने कहा था किसी को भी सेल करने से पहले उसकी क्रेडिट लिमिट को सेट करना कि कितना उसको माल बेचना है उसकी औकात के हिसाब से। मुझे बताओ ये क्यों लाजमी था? ताकि बैड डेट्स ना हो। मुझे बताओ अगर इदारे ने ये कंट्रोल नहीं लगाया होता तो बीइंग एन ऑडिटर तुम्हें ये शक होता कि रिसीवेबल्स में मसला है, तो तुम्हें ये मसला कब पता लगा?
जब तुमने अंडरस्टैंड किया किसको, इंटरनल कंट्रोल्स को, पहले बताओ पूरी कहानी समझ आई। सेम इज द केस विद सप्लायर। सुनो, मैंने कहा था जब तुम कोई चीज परचेज करते हो, ये तुम्हारी रिवीजन करा रहा हूं ताकि माइंड मैपिंग करके यहाँ पहुंचा दो तुम्हें। सुनो, मैंने कहा जब तुम अंडरस्टैंडिंग ले रहे थे, तुमने कहा इन्वेंट्री जो रिकॉर्ड होती है ऐसी रिकॉर्ड नहीं होती, किसी प्रोसेस के जरिए होती है। मैंने कहा इन्वेंट्री खरीदने से पहले तुम क्या बायर जो आपके वो होते हैं सप्लायर्स, उनको कोटेशंस मांगते हो उनसे? ये कोटेशंस क्यों मांगी जाती हैं? ताकि सस्ते में और क्वालिटी माल मिले, ताकि सस्ते में और क्वालिटी माल मिले। तो मुझे बताओ, सस्ते में और क्वालिटी माल मिले, ये कंट्रोल लगाया था ना। अब मैं तुमसे एक चीज पूछूं, अगर ये इदारे में कंट्रोल ना हो तो तुम्हें पता होगा परचेजेस में मसला है। हो सकता है परचेजेस ओवरस्टेड हो सकता है उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, तो एनआरबी का मसला होगा। तो भाई ये तुम्हें कैसे पता लग रहा है? तुम्हें कोई आके बता रहा है या तुमने इंटरनल कंट्रोल को समझा? यही तो लिंकेज मैंने तुम्हें सिखाई कि जब तुम शुरू में एंटर हुए थे इदारे में, पहले तुमने ये 3 चीजें समझी, तुम्हें यहाँ पे पूरी गेम समझ आएगी कि इदारा चलता कैसे है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, किसी भी कोर्स की, सुनना मेरी बात, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले क्या उसकी कोर्स आउटलाइन मेरे दिमाग में होनी चाहिए कि ये है इसके अंदर? तो बेटा जब ऑडिट करने जाते हैं तो वो जो उसके रिस्क असेसमेंट, उसके फाइनेंशियल से उसका बिजनेस, वो मेरी कोर्स आउटलाइन है कि मुझे इससे बाहर नहीं जाना, और वो मुझे तब पता होगा जब मैं उस चीज को समझूंगा। तो आपको क्या ये बात भेजे में फिक्स हो गई है कि मैं इदारे का ऑडिट कर ही नहीं सकता जब तक मैं उसको समझ लूं? और समझने के कितने तरीके हैं? 3। इदारा, एनवायरनमेंट, इंटरनल कंट्रोल। ये मेरी जिम्मेदारी है, आज मैं आपको प्लानर दे दूंगा इसका। सही है? अच्छा, जैसे ही आपने बच्चों इसकी अंडरस्टैंडिंग ली, आपको पता लग जाएगा या तो मसले ज्यादा है। अच्छा, अगर रिस्क हाई तो प्रोसीजर क्या करूंगा? क्या कौन सही कह रहा है? यस सर। अच्छा, तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस रिस्क मैं काम करूंगा ज्यादा। काम ज्यादा करने का मतलब ये है कि ऐसे नहीं ऑडिटर को वहीं सुला दो। मसला ये है कि आप अगर पहले 10 चीजों को टेस्ट करते हैं, अब 15 को करेंगे, 20 को करेंगे, आप अपने सैंपल साइज को क्या करेंगे? सैंपलिंग भी एक अलग से टॉपिक है, सैंपलिंग भी एक अलग से टॉपिक है। चले जी, अब आगे सुने। मैंने कहा कि भाई आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद यानी हम ये 3 चीजें कवर कर चुके हैं अब तक मेरे कोर्स में। सही है? आपने जैसे ही डिसाइड किया काम करना है ज्यादा, तो जो आप काम करेंगे उसको हम कहते हैं सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। क्या कहते हैं? अच्छा, टेक्निकली इसको ऑडिट करना कहते हैं, टेक्निकली। अच्छा, मैं तुमसे पूछूं, मुझे बताना, तुमने बता दी तो गेम ऑन है। क्या मैं डायरेक्टली ऑडिट शुरू कर दूं वो किए बगैर? क्या मसला है? क्या हम बेवकूफ बन जाएंगे? हमें बिजनेस की नॉलेज पे जो वो कहेगा हम मान लेंगे। याद करो, तुमने बेसिकली रिफ्रेशर वाले जो भी अपने बच्चे, सुनो, तुम लोगों ने देखा है डेटा टर्नओवर डेज इंक्रीज होते हैं, ऐसा ही है। इसका मतलब ये कि हमारे पैसे हमें रिकवर नहीं हो रहे, ऐसा ही है ना? तो ये तुम्हें, सुनो मेरी बात, तुम क्लाइंट के पास गए, तुमने बोला यार ये तो रिसीवेबल डेज इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो तुम्हें बोलेगा हाँ यार आप साल के आखिरी दिन पे सेल हुई है। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ये इम्पेयरमेंट वगैरह के लॉसेस का कैसे पता लगेगा जब तुम उसको समझोगे? तो क्या मैं सब चीजें उस पर रिलाई करूँ, खुद भी मेहनत करूँ? तो ये खुद की मेहनत, दैट मींस कि सर ये किए बगैर मैं ऑडिट नहीं कर सकता। अच्छा, दैट मींस कि मैंने जैसे ही रिस्क असेसमेंट की, बच्चों रिस्क असेसमेंट के बाद में ऑडिट करना शुरू किया, और तुम्हें पता है कि तुम्हें काम करना है अब बेस्ड ऑन योर रिस्क असेसमेंट, बेस्ड ऑन योर रिस्क असेसमेंट। आपने जैसे ही काम करना शुरू किया, अच्छा ये हमारा बहुत ही की एरिया है, इसके बगैर ऑडिट हो ही नहीं सकता। हर साल इसका सवाल आता है, सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर, सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर। एग्जांपल में सर आपको सवाल में लिख के, जैसे लास्ट अटेम्प्ट में सवाल चिपक गया, मैंने एक सवाल करवाया था जिसमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट थी, और बोला था बताओ इसको वेरीफाई करने के लिए ऑडिटर क्या करेगा? तो आप तो बोलोगे ब्लैंक। अच्छा, स्टडी टेक्स्ट में खोल के देख लो, ऐसी कोई चीज ही नहीं है। स्टडी टेक्स्ट में सिर्फ तुम्हें एक आइडिया दिया हुआ है कि ऑडिट ऐसे होता है, कैसे करना है वो कोई एक्सपीरियंस बंदा ही बताएगा जो प्रैक्टिकली देखता है ये चीजें। सुनो अब आगे, मैंने क्या किया, जितने जितने सिनेरियो में सबको पिक किया, सब पे ऑडिट। अब लेट्स से तुम्हें वो कहेगा कंपनी ने इस साल पीपी परचेज किया है, तो बताओ इस परचेज ऑफ पीपी पे क्या क्या काम करोगे, उसको हम कहते हैं ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना। क्या वो तुम्हें ये कह रहा है रिस्क असेसमेंट करो? वो तुम्हें कह रहा है काम करके बताओ क्या करोगे, दैट मींस कि रिस्क असेसमेंट हो चुकी है। एक सवाल ऐसा बन सकता है, वो तुम्हें बोलेगा कि भाई ये कंपनी है, इसकी इंफॉर्मेशन है, इसकी रिस्क असेसमेंट करके दो, क्या क्या पॉसिबल रिस्क है।
याद है सवाल की आइडेंटिफाई रिस्क इन अवर सिचुएशन। फिर बोलता है कि इंटरनल कंट्रोल का डेटा दिया है, इसमें से डेफिशिएंसीज निकालो। फिर बोलता है कि ये मकसद है, बताओ उस पर कौन से कंट्रोल लगाऊं। तो ये सारी चीजें ऑडिट में है भाई। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी हम आ गए ऑडिट के स्टेज पे। मैंने कहा जैसे ही मैंने ऑडिट किया तो क्या तुम पूरी बैलेंस शीट में, सुनिएगा, क्या तुम पूरी बैलेंस शीट में पीपी को वेरीफाई करोगे? ऐसा हो नहीं सकता कि वेरीफाई ना करो। इट विल डिपेंड कि ज्यादा करोगे सैंपल साइज। आगे, क्या इन्वेंट्री को वेरीफाई करोगे? तुम्हें इन्वेंट्री के मसले कहाँ पता लगे? ऊपर। तुम्हें पहले ही पता है इसमें क्या क्या मसले हो सकते हैं वैल्यूएशन के। याद है इंपोर्ट कर रहा था मैं, एक्सचेंज रेट का मसला, तो मैं वहां फोकस करूंगा कि हो सकता है वहां पे मसला हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने इंटरनल कंट्रोल की, मैं तुम्हें एक वो तुम्हें फ्रेमवर्क बता दूं कि क्या गेम क्या चल रही है, ताकि मैं तुम्हें उतारूं किसी ऑडिट की दुनिया में। अच्छा सुनो, मैं गया ऑडिट करने के लिए, मैंने जब इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ली तो मुझे याद आया और मुझे पता लगा कि जब भी कोई पीपी परचेज करते हैं ना ये लोग, तो किसी हायर अथॉरिटी की अप्रूवल नहीं होती। तुम्हें ये कैसे पता लगा होगा? एंटिटी में एनवायरनमेंट इंटरनल कंट्रोल, तीसरी वाली चीज से। चले वेरी गुड, हमने ये कुछ साइकिल्स किए। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें वहां पे पता था मसला है, तो तुम जब वेरीफाई कर रहे होगे तो वहां पे टारगेट करोगे नहीं करोगे? तो तुम्हें खुद ही पता लगा था या तुमने असेसमेंट की थी? उसको मैं कहता हूँ रिस्क असेसमेंट। तुम ऊपर देख के आए हो चीजें, तभी तुम काम करोगे। चलो एक और चीज पे एग्जांपल देते हैं, अकाउंट रिसीवेबल। तुम एक्सपोर्ट करते हो, अकाउंट रिसीवेबल एक्सपोर्ट करते हो तो क्या रिस्क है? एक्सचेंज रेट की वैल्यूएशन का। हो सकता है कि तुमने IAS 21 में देखा होगा कि सेल बुक होती है स्पॉट रेट पे, सेल बुक होती है, हो सकता है उसने आगे के दिन वाले में की हुई है। तो ये तुम्हें कैसे पता लग रहा है मसला रिस्क असेसमेंट? तुम पहले देख के आए हो। चलो एक और एग्जांपल देते हैं। तुमने सुनना मेरी बात, हाँ, तुमने देखा जब तुम पेरोल की अंडरस्टैंडिंग ले रहे थे, पेरोल सिस्टम याद है? मैं तुम्हें सारा कनेक्ट करके दे रहा हूँ, आ जाओगे। पेरोल सिस्टम याद है? पेरोल सिस्टम किया था। पेरोल सिस्टम के अंदर तुमने देखा था कि जो विथहोल्डिंग टैक्स की डिडक्शन होती हैं वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हिसाब से होनी चाहिए। अच्छा तुमने देखा उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते वक्त कि जो टैक्स की डिडक्शन है उसकी कोई अप्रूवल नहीं होती। तो क्या सैलरी की कैलकुलेशन में मसला है या विथहोल्डिंग टैक्स में मसला है? अच्छा अब जब आप ऑडिट करते होंगे तो सैलरी एक्सपेंस में ज्यादा फोकस किस पे होगा? टैक्स पे, कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हिसाब से है या नहीं है। चलो एक और चीज, तुम अंडरस्टैंडिंग ले रहे थे, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग लेते वक्त ये पता लगा ऐसा कोई कंट्रोल नहीं लगाया हुआ कि विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट करके टैक्स अथॉरिटीज को 15 दिन में जमा कराया जाए। तो अब जब तुम ऑडिट कर रहे होगे तो किस पे फोकस होगा कि जमा होता है या नहीं होता? तो जो मसले थे उस पे काम करना है ना भाई। ऐसे तो पूरी दुनिया खुली हुई है, मैं तो हर चीज वेरीफाई कर रहा हूँ। तो क्या हर चीज पे ज्यादा टाइम लगाना है या ज्यादा रिस्की पे ज्यादा टाइम लगाना है? और वो रिस्क कहाँ पता लगाता है? लेंगे आपस में चीजें। बात क्लियर है? एक और एग्जांपल, हमने पेरोल सिस्टम में ये देखा था कि एम्प्लॉय शुड बी पेड फॉर द वर्क ही हैज डन। जितना काम किया है उतने पैसे मिले। तुमने इंटरनल कंट्रोल के बच्चों अंडरस्टैंडिंग में, ये पूरी एक गेम है, पूरी समझा रहा हूँ तुम्हें कि क्या करना है आगे जाके। इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग में तुम्हें पता लगा कि एम्प्लॉय के जो आवर्स है ना वो खुद लिखता है। तो मसला तो नहीं, लिख तो रहा है, ज्यादा लिख देगा तो बोले सुपरवाइजर देख लेता है सही है, ये कंट्रोल वीक है, ये कंट्रोल। अच्छा अगर ये कंट्रोल वीक है तो आप दोस्त शातिर गवर्नेंस को बताओगे बस, या इस पे काम नहीं करोगे? अब तो चेक करेंगे कि कितने मसले हैं। पहले बताओ बात समझ आई? अच्छा अब जब तुम पेरोल वेरीफाई कर रहे होगे तो तुम्हें पता है रेट का मसला नहीं, जो रेट फिक्स हुआ है वो HR ने किया है, अब आज का मसला है। बात समझ आई? तो अब आप फोकस किस पे करेंगे? आज पे। तो देखो जो मसले थे वो ऑडिट होगा। अब मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ, आप समझे, आपने ऑडिट परफॉर्म कर लिया जैसे मैंने बताया। ऑडिट कैसे करना है वो सिखाऊंगा आगे जाके पूरा डिटेल में, एक एक हेड, कोई हेड रह जाए तो मुझे कहना, फिर पीपी, इन्वेंट्री, पेएबल, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स सब सीखेंगे। सेल्स टैक्स पे का क्या काम करना है, इनकम टैक्स पे क्या काम करना है, सब सिखाऊंगा। मैं कह रहा हूँ समझो ऑडिट कर लिया, समझो ऑडिट, पर ऑडिट किस बेस पे किया? रिस्क असेसमेंट पे। ऐसे हवा में ऑडिट नहीं हो सकता। सही है जी? आगे, आपने बच्चों जैसे ही ऑडिट किया तो अब आपको एक बंदे ने अपॉइंट किया था जिसका नाम है शेयर होल्डर, जिसका नाम है, आगे सुनो, अब उस शेयर होल्डर को आप एक बात कहेंगे कि भाई ये लो रिपोर्ट, जिसका नाम क्या है? ऑडिट रिपोर्ट। जिसका नाम क्या है? ऑडिट रिपोर्ट। एक मिनट दीजिएगा।
हेलो, अब सर मैंने अज्यूम के किया कि मैंने ऑडिट कर लिया, अब मैं जो ऑडिट के नतायज हैं अपने तक रखूं या शेयर होल्डर को बताऊं? उसके कान में जाके बोलूं? क्या दूं उसको? ऑडिट रिपोर्ट। तो अब हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है, कौन सा? ऑडिट रिपोर्ट। मैंने तुमको फ्रेमवर्क बताया, रिस्क असेसमेंट की, काम किया, काम भी उसके बेसिस पे किया, लिंक बना के दिया। मैंने अज्यूम करो काम आ गया, काम हो गया, अब काम के जो नतायज हैं उसको बताऊंगा किसमें? ऑडिट रिपोर्ट में। पहले बताओ, यहाँ तक बात क्लियर है? आज हम सीख रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट। ये हिस्सा बाकी है मेरा, ये मैं सिखाऊंगा। टू बी वेरी क्लियर, ऐसा नहीं है ना कि हवा में बोला भाई ये क्या हो रहा है, ये बाकी है। हमने बोला ये काम हो गया, ऑडिट रिपोर्ट पे आते हैं नतायज। क्लियर है? ऑनलाइन वाले प्लीज कंफर्म करें, यहाँ तक कोई मसला? ये सिर्फ समझाया ये था कि ताकि रिपोर्ट से कनेक्ट कर दूं आपको। क्लियर है? अच्छा, मैं रिस्क असेसमेंट किए बगैर तुमसे पूछूंगा, दिमाग चलाना अपना। रिस्क असेसमेंट किए बगैर सर ऑडिट प्रोसीजर दोनों सेम है ना जानी? सब्सटेंटिव प्रोसीजर ऑडिट सेम बात है। ऑडिट प्रोसीजर में एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी आपके सब्सटेंटिव दोनों सेम है भाई, इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। तो इधर फोकस कर ले, इधर। अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से, तुम्हारी असेसमेंट होगी एक इंसानी दिमाग नॉर्मल, हाँ कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, तुम भी फोकस करना ऑनलाइन वाला। मैं रिस्क असेसमेंट किए बगैर ऑडिट करूं, रिपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट है? हाँ ये बोला ना, गलत रिपोर्ट चली जाएगी, यानी मैं शेयर होल्डर को ओपिनियन गलत दे दूंगा। दो चीजें हो सकती है ना, या तो सब सही नहीं होगा मैं बोलूंगा सब सही है, या तो सब सही होगा मैं बोलूंगा सब सही, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो ऑडिट किया तो है, तुम्हें कैसे नहीं पता? तुम्हें समझ नहीं है, तुम्हें समझ नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि सर लीज का सवाल हमने फुल एकदम कैलकुलेशन कर ली, शेड्यूल से मैच हो रहा है, पता नहीं है हुआ क्या है। सही है, तो फिर तो वही बात है गेम कि भाई आखिर में रिजल्ट में वही आना है जो है। तो ये भी वही है, एंड रिजल्ट। तो सर सिंपल हम ये कह सकते हैं कि किसी चीज को समझे बगैर अगर काम करूंगा तो रिपोर्ट गलत चली जाएगी। अच्छा, मैं सिर्फ समझ लूं काम नहीं करूं तो रिपोर्ट ही नहीं दे सकता। तो रिपोर्ट ही, क्या मानते हो आपस में इंटरलिंक्ड है? बात क्लियर है? तभी मैंने ये तुम्हारे लिए बनाई है ताकि समझ आ जाए सामने सामने। चले, मैंने ये कहा कि भाई मैंने ऑडिट कर लिया, अब उसका रिजल्ट देने वाला हूँ ऑडिट रिपोर्ट की फॉर्म में। मेरे पास दो तरीके हैं, मैं सीधा सवालों पे उतार दूं यूं टकाटक होंगे, या पहले ये समझ लें कि रिपोर्ट बनती कैसे। पहले रिपोर्ट बनती कैसे ये सीख लें। क्लियर है? आ जाए जी आगे। हमने कहा कि भाई इसीलिए हमारा पहला जो टॉपिक है वो है एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। क्या है भाई? एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। बट एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट करने से पहले ये देख लें कि इस वाले टॉपिक के अंदर हम ये सीखेंगे कि ऑडिट रिपोर्ट किस तरीके की होती है और कब कौन से हालात होंगे तो ऑडिट रिपोर्ट का कौन सा पार्ट चेंज हो जाएगा। लेट्स से एग्जांपल, आपका रिजल्ट आता है सीआरएम कैफ स्टेटस पास इंशाल्लाह, सही है? जो सोया हुआ वो भी बोल रहा है इंशाल्लाह। इधर भाई कैफ रिजल्ट पास, स्टेटस पास। अच्छा ये जनरल रिपोर्ट है। अच्छा, अब वो है दो पेपर पास, एक में मार्क्स, तो क्या वो स्टेटस सेम रहा, चेंज हो गया? चेंज हो गया ना। अच्छा, जब वो स्टेटस जानी चेंज हुआ तो उसके पीछे कोई बेसिस है कि आपके मार्क्स 50 से कम आए, तो आपका स्टेटमेंट सेम है, चेंज हो गया? तो मैं तुमसे ये पूछने लगा हूं कि जब ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट देगा तो हर कंपनी के हालात वाकयात सेम होंगे या मसले हो सकते हैं? तो उन मसलों की वजह से वो ऑडिट रिपोर्ट सेम रहेगी, चेंज हो जाएगी? तो अभी दूसरी चीज क्या है इसके अंदर कि डिफरेंट सिचुएशंस में ऑडिट रिपोर्ट के कौन कौन से एलिमेंट पे फर्क आएगा, ये भी सिखाऊंगा। बात क्लियर है? अच्छा, पहले पहले पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट में क्या क्या आता है, पहला ये। दूसरा क्या सीखेंगे कि अगर कोई हालात वाकयात होंगे जो अभी बताया नहीं है मैंने, उन हालात वाकयात में ऑडिट रिपोर्ट का कौन सा पार्ट चेंज हो जाएगा, ये सीखेंगे। बात क्लियर है? वेरी क्लियर। आगे जी। अब
अब हमने ये कहा कि सर पहले ये देखें, एलिमेंट्स को समझने से पहले किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ताकि एक दिमाग तो बना रहे कि भाई किस डायरेक्शन में जाना है मेरे को। वो आपको ऑडिट रिपोर्ट दे देगा, बोलेगा गलतियां निकालो। वो आपको ऑडिट रिपोर्ट देगा, गलतियां निकालो। अच्छा, ये हरकत उसने सीए फाइनल में तो की है और शक नहीं है कि वो इस एग्जाम में करेगा। अच्छा, अब दो तरीके, मैं आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस करा दूं, चाहिए, और बोलूं वीआईपी पास पेपर मैच, और फिर उसने सवाल दे दिया ऑडिट रिपोर्ट है, बोलो गलतियां निकालो, तुम बोलोगे याद ही नहीं है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर हम ऑडिट रिपोर्ट को दिमाग में नक्श करेंगे? मैं कह रहा हूँ डेफिनेटली आप करेंगे। मैं आपको 2-3 ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट्स दूंगा ग्रुप पे, आपने उसको रीड करना एक बार, और मैं ये गारंटी देता हूँ आपको, मैं याद करवा भी दूंगा क्लास के अंदर। अच्छा, एक चीज याद ही नहीं होगी तो गलतियां कैसे निकालोगे? क्लियर है ना? तो सर ये याद करना सर ये वाजिब है, ऐसी कोई सीन ही नहीं है कि याद नहीं करना हो, आपको याद करनी पड़ेगी। सही है जी। आगे देखो, पहला सवाल किस तरीके का पूछेगा। ऑडिट रिपोर्ट दे देगा, एग्जामिनर विल आस्क टू आइडेंटिफाई डेफिशिएंसी मिस्टेक इन, तो सर उसके लिए तो मुझे पता होना चाहिए ना ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या आता है, तभी तो सीख रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। चलिए जी, दूसरा सिनेरियो देगा और बोलेगा कि इस सिनेरियो में ये बताओ ऑडिट रिपोर्ट की कौन से पार्ट पे इंपैक्ट आएगा। अच्छा, वो तुमसे ये नहीं कह रहा रिपोर्ट में गलतियां निकालो, वो बोल रहा है इन दी अबव सिचुएशन बताओ कौन से रिपोर्ट के एलिमेंट पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो सर पहले तो ये पता है एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ, पहले तो वो सीखना है, फिर उसके बाद सिखाऊंगा किस एलिमेंट पे क्या इंपैक्ट आएगा, किस हालात और वाकयात में। अब वो हालात वाकयात हल्के से डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। सिनेरियो क्या हो सकता है, गलती आइडेंटिफाई हुई है, क्वालिफाइड तो हम बहुत पीछे हैं, ये इनको तो पता ही नहीं है, कंफ्यूज हो जाएंगे ये लोग, क्वालिफाइड ये वो बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। हम तो सिंपल जबान में, एक आसान जबान में हम ये कहेंगे कि अगर एक मसला पता लगा है तो उस मसले को सीधा सीधा बताऊं या अलग तरीके से बताऊंगा। जैसे कैप स्टेटस पास में और परमानेंट क्रेडिट इन टू पेपर में फर्क है, तो यहाँ पे भी वही सीन होगा कि हमें मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होगी तो मैं तुमसे पूछता हूँ, कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होगा मेरी ऑडिट रिपोर्ट का जो सेम होगा या चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। आगे सुने, मैं ऑडिट करने लगा, मुझे कोई कुछ दे ही नहीं रहा एविडेंस। अच्छा, तो अब मैं अपने शेयर होल्डर को ये कहूंगा कि मुझे गलती मिली है, कुछ मिला ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं, तो फिर ये भी तरीका होगा जो मैं सिखाऊंगा। तो क्या ऑडिट रिपोर्ट, अच्छा पहला तरीका क्या होगा, सब सही है, दूसरा गलती मिली, तीसरा कुछ पता ही नहीं लगा। तीनों सिचुएशन में मैंने बताना है ना, किसको बताना है? शेयर होल्डर को। वेरी गुड जी, पहले बताओ ऑनलाइन वालों सब यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये तो मैं एक फ्रेमवर्क बना रहा हूँ कि सवाल किस तरीके से आ सकते हैं ताकि सोचने की डायरेक्शन में हो जाए। आगे गोइंग कंसर्न इश्यूज, वो आपको ये कहेगा कि कंपनी लॉसेस में है और कंपनी का एक ही कस्टमर था, भाग गया, अब कंपनी चल नहीं सकती, तो इस केस में भी शेयर होल्डर को बताऊं या जब कंपनी डूब जाए तो शेयर होल्डर को बताऊं? पहले ही बता दूं ये चल रहा है, देख लो। तो क्या इस केस में भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे ऑडिट रिपोर्ट के जो मुझे बताने या चेंज करने पड़ेंगे? यस सर। अच्छा जी, इसके बाद कंपनी के ऊपर केस नहीं, मेजर केस है, सिग्निफिकेंट केस है। अगर एक 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 एम्प्लॉय ने, हमने उसके 1000 रुपए काटे तो हम पे केस कर लिया, ये शेयर होल्डर को बताऊं? ऑडिट रिपोर्ट में नहीं बताऊं, क्यों? इमटेरियल है सर। अच्छा, एक शेयर होल्डर ने, एक शेयर होल्डर बोल रहा हूं, एक कस्टमर ने केस किया हमारे कि हमने उसको डिफेक्टिव गुड सप्लाई किए थे और केस है कोई 10 मिलियन का, तो अब ऑडिट रिपोर्ट सेम रहेगी या उसमें कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा? ये सिनेरियोज है। तो मैं दो ऑप्शन हैं, या तो सिनेरियोज करा के पास पेपर करना है या तो पहले एलिमेंट समझे। देखो एलिमेंट पता होंगे ना तो पता होगा कब कौन सा चेंज होगा, तो पहले इंसानों की तरह एलिमेंट सीखते हैं। अच्छा जी, आगे ये तो दो तरीके के सवाल हो गए, रिपोर्ट देगा, बोलेगा गलतियां निकालो, बोलेगा ये सिनेरियो है, इसमें बताओ कौन सा एरिया इंपैक्ट होगा। तीसरा, तीसरी चीज में ये बोलेगा, ये सबसे गंदी आदत है इसकी, सीए फाइनल में, यहाँ पे नहीं, सीए फाइनल में तीसरे पार्ट में ये बोलेगा ये सिचुएशन है, बताओ ऑडिट रिपोर्ट में इसको कैसे लिखा जाता।
ऑडिट रिपोर्ट के किसी एलिमेंट को कैसे, अच्छा 4-5 सिचुएशंस, सब सही है तो बताओ ओपिनियन कैसे दिया जाता है। मिस स्टेटमेंट है तो ओपिनियन कैसे दिया जाता है। तीसरी चीज बोलेगा, सुनना, बोलेगा कंपनी पे केस फाइल हुआ है तो बताओ कौन सी एरिया को इम्पैक्ट करूं, गोइंग कंसर्न है तो उसको कैसे लिखूं, तो सिंधी में लिख देंगे कंपनी पे केस फिर हुआ ये यूं करके निकाल दूं, या कोई तरीका होगा। अच्छा अब आप बोल रहे होंगे सर ये तरीका क्यों, हर कोई अपने हिसाब से देते, देयर शुड बी अ कंसिस्टेंसी, देयर शुड बी अ, तुम हर बच्चा, मैं तुम्हें एग्जांपल्स ले रहा हूं ताकि कनेक्टेड रहो, हर बच्चा तुम में से ये चीज इंश्योर करता है कि एक ही एक्सपेक्टेशन होती है जब आंखें खुले ना सुबह 8 बजे, क्या स्टेटस पास लिखा हुआ, ये क्या है कंसिस्टेंसी। और फिर दूसरी कंसिस्टेंसी क्या होती है, परमानेंट क्रेडिट आ रहा, मार्क्स नहीं आ रहा। अच्छा हर बंदे को पता, सुनना, हर बंदे को पता है कि मैसेज ऐसे ऐसे तरीके के होंगे, एक्सपेक्टेशन डेवलप होती है ना, इट इज यूजर फ्रेंडली फॉर शेयर होल्डर्स, ऐसा ही है, शेयर होल्डर आराम से पढ़ के समझ जाएगा कि क्या मसला है। अब एक बंदा सिंधी में रिपोर्ट दे रहा है, एक उर्दू में दे रहा है, अपनी अपनी अंग्रेजी लिख रहे हैं, तो क्या हालात वाकया चेंज हो जाएंगे। यस है, तो कह दिया गया ऑडिट रिपोर्ट होगी स्टैंडर्ड, ऑडिट रिपोर्ट होगी स्टैंडर्ड, और उस स्टैंडर्ड में चेंज भी स्टैंडर्ड होगा जो हम आपको बता रहे हैं। बात क्लियर, पक्की बात है। चलें जी आगे, ये वही सिनेरियो में बोलेगा ड्राफ्ट करके दो, तो सर आज के बाद मैं तुमसे पूछूं कि कितने तरीके के सवाल आ सकते हैं, खुद भी देखिए सवाल नहीं आ सकता। बोलेगा कि रिपोर्ट में गलतियां निकालो, दूसरा इस सिचुएशन में कौन से रिपोर्ट पे एलिमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा, तीसरे में क्या बोलेगा, ये सिचुएशन है उस एलिमेंट को ड्राफ्ट करके दे दो। तो सर इन सब में सबसे अहम चीज ये कि पहले एलिमेंट्स याद कर दो, तो फिर आसानी होगी चेंज करने में और आइडेंटिफाई करने में। क्लियर है जी, ओके। अब लेके चलते हैं आगे एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पे। कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, यानी ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या आता है, मैं रिपोर्ट दूंगा फिर तुम देखोगे ना तुम्हें आराम से याद हो जाएगी। सबसे पहले बोलता है कि हेडिंग डालना, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट की। मैं क्यों इंडिपेंडेंट लिखा हूं, शेयर होल्डर को पता लगे कि मैं इस कंपनी से कोई ताल्लुक, मेरा ताल्लुक सिर्फ इतना था जितना तुमने मुझे ऑडिट करने को कहा था, दैट्स इट। तभी तो, अच्छा यही ऑडिट मैं इंटरनल ऑडिट से करवा लूं, वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, वो मैनेजमेंट का पार्ट होगा। बात क्लियर है। चलिए जी, तो सर हमने सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालनी है इंडिपेंडेंट। अच्छा अब बच्चे पता क्या गलती करते हैं, इसी फाइनल कमेंट्स हैं, क्योंकि वो चीटर बन के गए पेपर में, उसने बोला कि भाई आप गलतियां निकालें, उसने पता ऊपर क्या लिखा हुआ था, ऑडिटर्स रिपोर्ट। बच्चे ने एक चीज मिस की, क्या, इंडिपेंडेंट, नहीं बताई डेफिशिएंसी। उसने बोला हेडिंग आ तो रही है, टाइटल नेसेसरी नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट नेसेसरी है। पहले बताओ ये बात क्लियर, ओके जी आगे। तो सर ये एक उसका एक्सट्रैक्ट है, दिस इज द हेडिंग ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, जो बताता है कि बंदा ये रिपोर्ट दे रहा है उसका कंपनी या मैनेजमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। आप सर अहमद के साथ एथिक्स में ये डिटेल में भी समझेंगे कि हाउ टू बी इंडिपेंडेंट। आपको कुछ प्रिंसिपल्स को कंप्लाई करना होता है, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, सही है, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। ये 5 प्रिंसिपल्स अगर आप रखते हैं तो आप किसी कंपनी से इंडिपेंडेंट है। वो कैसे रख रहे हैं वो बात की बात है, सही है। क्या क्या डालोगे उसमें, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ब्रैकेट में लिख भी तो रहा है, देखो ये रहा इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऐसे जाती है रिपोर्ट, सबसे पहले हेडिंग ये होती है। क्लियर है भाई, चलें। हमने कहा कि सर सबसे पहले, हाँ बिल्कुल एथिक्स में होगा वो मुनीब, आगे सुनिएगा। अच्छा ये तो कह रहे हैं सर ये तो एमएफए में, बेटा वो एमएफए वाला जो है ना वो एथिक्स इन बिजनेस है, ये एथिक्स इन प्रैक्टिस है। एथिक्स इन बिजनेस का मतलब ये है कि जब तुम कंपनी में बैठे हो तो कंपनी में कुछ एथिक्स फॉलो करना है, कि रिश्वत नहीं लेनी, चोरी नहीं करनी है, गाली नहीं देनी है, वो उधर। अब इधर, अब जो तुम जो यहाँ ऑडिट में पाओगे ना वो ऑडिटर के एथिक्स हैं, कि ऑडिटर ने रिश्वत नहीं लेनी है, अगर वहां पे हमारी बीवी डायरेक्टर है तो उसको सपोर्ट नहीं करना है, ऐसा ही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं सीए फाइनल की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, सुनना मेरी बात, इसमें इसमें है चीज नहीं है, सुनो।
सीए फाइनल की रिकॉर्डिंग में एक चीज मैंने देखी उसमें, वो बोलता ये है कि भाई एक क्लाइंट आपके पास आया ऑडिटर के पास, ऑडिटर दूसरी सर्विसेज भी देता है ना, तो ऑडिटर को कहा उसने क्लाइंट फर्म को, पार्टनर को, कि भाई मुझे उस कंपनी को खरीदना है, बताओ उसकी वैल्यूएशन क्या होगी। तो ऑडिटर के पास तो एक्सपर्टीज होती है, कर सकता है, नहीं कॉन्फिडेंशियलिटी भी नहीं ना, देखो सिंपल सी बात है, वो सामने वाला बंदा आया मेरे पास, उसने मुझे कहा मुझे उस कंपनी को खरीदना है, अच्छा वो अगर तीसरी कंपनी है, मेरा अगर उससे कोई ताल्लुक नहीं है तो मैं सर्विसेज दे सकता हूँ, मना, मैं आती हुई रोजी को क्यों मना करूंगा भाई। अच्छा पता ये लगा, ये तो मैं इंडिपेंडेंस की बातें बता रहा हूँ, सही है, पर मुझे ये पता था कि मेरी बेगम के उस कंपनी में 70% शेयर था, तो मैं वैल्यू ज्यादा बताऊंगा या कम, ज्यादा बताऊंगा ना, जैसे घर में ही पता है इधर। अच्छा अब सुनो, यानी दो फायदे होंगे, एक तो मैं उस शख्सी से फीस भी लूंगा और उसके शेयर्स भी महंगे बिकवा दूंगा, ऐसा ही है। तो इस केस में आपको ये कहा जाता है ऑडिटर को कि आप कोर्स ऑफ एक्शन में या तो उस क्लाइंट को मना करते हैं या वो रिलेशन खत्म करते हैं, तलाक तो दे नहीं सकता बंदा, सही है, या तो उसको बोलते शेयर्स बेच दे, सही है। और इवन अंग्रेज ने लिखा हुआ भी ये है कि यू कैन गिव हर अ डिवोर्स, या तो तलाक दे दो, रिलेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सही है, या तो उसको बोलो शेयर्स बेच दो। बात क्लियर है। तो सर ये सारी चीजें गेम है, सही है, मुझ जैसा बंदा कह नहीं दे सकता, बढ़िया है इधर। अच्छा जी, यानी सर एक समझने की बात है, ये पूरा एक गेम है, सही है। आपको इंडिपेंडेंट रहने के लिए कुछ कोर्स ऑफ एक्शन लेने होंगे, वो आप बाद में सीखेंगे, खाली आपको आइडिया दे रहा था, सही है। अजीब क्या भंगी अक्षर, मतलब क्या अजीब, क्या मैं सर्विसेज दे दूं उसको, नुकसान करा दूं उसका, एथिकल प्रिंसिपल से भाई है, सही है। चलें जी आगे, एड्रेसी, अच्छा जी इधर एड्रेसी, मैंने ऊपर लिख दिया ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स की रिपोर्ट है, और मैंने जाके पीएम को थमा दी, ये ले, बोलेगा वाह वाह भाई ये तो बहुत अच्छी है, उसने क्या किया, समोसे रखे उस पर खा रहा है। हाँ भाई एड्रेस ही क्यों इंपॉर्टेंट है, पता तो चले कि हमने ये ऑडिट रिपोर्ट किसको एड्रेस की है। अच्छा आपको अपॉइंट कौन करता है, तो एड्रेस भी किसको करेंगे, शेयर होल्डर, तो उसमें लिखी जाती है हेडिंग टू दी मेंबर्स ऑफ दी एक्सवाईजी कंपनी, टू दी मेंबर्स ऑफ दी एक्सवाईजी कंपनी। अच्छा जी इधर देखिएगा, अब इधर शेयर होल्डर्स मेंबर्स इन केस ऑफ, ये शेयर होल्डर्स को किया जाता है क्योंकि उनका पैसा लगा होता है। अच्छा बाज औकात कुछ स्पेशल ऑडिट होता है कि फॉर एक एक करके डिस्कस करते हैं, सुनो। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी कंपनी को खरीदने जा रहा हूँ, तो हो सकता है कि मेरे पास किसी कंपनी के डायरेक्टर आए और बोले उस कंपनी की वैल्यूएशन करके दो, तो उस केस में भी मैं रिपोर्ट दूंगा, बट वो स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं होगा, नॉन स्टैट्यूटरी होगा। तो उस केस में मुझे शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया, डायरेक्टर ने, तो मैं डायरेक्टर को एड्रेस करूंगा, क्लियर है। अच्छा जी, और कुछ होते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर अदर देन कंपनी, वो तुम्हारे पास आएंगे, बोलेंगे यार इस कंपनी की वैल्यूएशन करके दो, तो उस केस में मैं एड्रेस किसको करूंगा, इन्वेस्टर को। अच्छा कंपनी को बैंक से लोन चाहिए, बैंक तुम्हें बोलेगा यार इतना ह्यूज लोन है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, वैल्यूएशन तो करके दो, तो अब मैं एड्रेस किसको करूंगा, बैंक को। सर सिंपल क्यों नहीं कहते हैं, जो बंदा अपॉइंट करेगा उसी को रिपोर्ट करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। पर स्टैट्यूटरी ऑडिट में 99% केसेस में किसको जाता है, शेयर होल्डर को। बात क्लियर है। चलें जी देख लेते हैं, ये जब वो स्पेशल ऑडिट कर रहा है, जब उसे कंपनी में इन्वेस्ट करना हो, जब उसे लोन देना होता है, ये सारी चीजें, इसमें कोई सवाल। अच्छा अब तक ऑडिट रिपोर्ट तो शुरू ही नहीं हुई, अब तक तो दो हेडिंग्स हैं, पहला इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट, दूसरा एड्रेसी। अच्छा इसके बाद का ख्याल रखना, उससे सवाल मतलब बोलेगा टू दी मैनेजमेंट ऑफ एक्सवाईजी कंपनी, लिख के देगा, शेयर होल्डर को देना है, बात क्लियर है। अच्छा फिर सवाल में रीड कर लेना, हो सकता है कि मैनेजमेंट ने स्पेशल ऑडिट के लिए अपॉइंट किया हो, तो फिर किसको जाएगी, तो ऐसे नहीं कि फाइलिंग करनी है, जाके देखना है कि अप्रोप्रिएट, एड्रेस ही एज अप्रोप्रिएट लिखा हुआ है ना, एज अप्रोप्रिएट का मतलब ये हालात वातावरण को देखते हुए, यहाँ पे कोई मसला। आगे हमने कहा सर दो चीजें हो गई हैं रिपोर्ट की कंटेंट्स में। अब मुझे एक बात बताओ कि सबसे पहले सुनिएगा, आईकैप को अगर मैं तुम्हें ये आईकैप वाली एग्जांपल से दूं क्योंकि दिमाग पे लगती है, सही है ना, ये क्यों अभी अभी हालात और वाकया से दो चार होके आए हो ना, इधर ये जख्म ताजे ताजे हैं। इधर मुझे एक बात बताओ, आईकैप को अगर मैसेज भेजना होता है तो आईकैप के उससे मैसेज आता है, आईकैप लिखा हुआ हेडिंग, समझो
सही है, फिर एड्रेस ही तुम्हारे नंबर पे मैसेज जाता है, सही है। क्या वो ये लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान कैसे हो, ठीक ठाक, आपको बताना ये था कि लग गए, सही है बेटा नहीं, क्या ऐसे बताता है? ये काम की बात, डायरेक्ट काम की बात ना भाई, डायरेक्ट काम की बात सर सीधा। अच्छा जी, इसीलिए कहते हैं कि हेडिंग कि मैं क्या था एड्रेस ही सीधा ओपिनियन दे दो, काम की बात पहले, सही है, बाकी बातें बाद में करेंगे, काम की बात पहले, सही है जी। इधर अब मुझे एक बात बताओ, देखो बिल्कुल सही कह रहे हैं ना, सीआरएम से शुरू सीधा सलाम, तो ये यही वही कहानी है कि भाई काम की बात पहले होती है, बाकी बकवास बाद में होती है। तो सर हमने ये इसलिए ताकि याद रहे हमें कि सबसे पहले ओपिनियन देना आना, शेयर होल्डर के पास पहला पेज आएगा, वो बोलेगा हाँ भाई ओपिनियन ये है, मैं देख लेता हूँ कि क्या हुआ हिसाब किताब इस साल आगे। अब ओपिनियन याद करो, मैंने कहा था रिस्क असेसमेंट की तुमने, ऑडिट किया तुमने, ऑडिट में तुम्हें पता लगा कि सब वीआईपी है, तो ओपिनियन अच्छा जाएगा। तो अभी हम क्लीन, जैसे तुम सही कह रहे हो, तुम्हें पता है ये सारी बातें, पर क्लीन क्वालिफाइड ये वो हम उसको आगे जा रहे हैं, उसको खोलेंगे। अभी हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं पता है, सही रिपोर्ट, ओके की रिपोर्ट, सही है जी। इधर हमने कहा इस पैराग्राफ की शुरुआत कुछ इस तरीके से होगी, क्योंकि शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन होगी कि वो ये सुनना चाह रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड होता है ना। आगे सुने, ये स्टार्ट ऐसे होगा कि हमने ऑडिट किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, एबीसी कंपनी का नाम आ जाएगा। अच्छा तुम्हें पता है एग्जाम में ये जो बातें बता रहा हूँ चिपकती हैं, एग्जाम में वो तुम्हें लिख के देगा ऑडिट रिपोर्ट, बोलेगा वी हैव ऑडिटेड कंपनी एज ए दिसंबर 31, ये वो कंपनी का नाम कटा देगा वो। तो तुम्हें डेफिशिएंसी बतानी है कि नेम ऑफ द कंपनी शुड बी स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड या मेंशन्ड, सही है। तो ये सारी चीजें बहुत मेन चीजें हैं, तो सुनो। अच्छा भाई, हमें ओपिनियन में सबसे पहले बताना है कि हमने ऑडिट किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, इस कंपनी का, इस ईयर का। रीजन देता हूँ, ईयर क्यों लिखा बहुत अहम बात है। मुझे बताओ कि लाजमी पिछले साल भी तुम ही ऑडिटर हो? नहीं। अगर तुमने ईयर नहीं लिखा ना बेटा, तो फिर अगर पिछले कोई घपले निकले ना, तो एफआईए का छापा कंपनी पे तो बाद में पड़ेगा, फिर कंधे पे डाल के पहले पार्टनर को लेके जा रहे होंगे। हम बोलेंगे भाई तू क्या किया, बोलेगा तूने कहा है कि मैंने ऑडिट किया है इस कंपनी का, तो मैं तो बोलूंगा 2020 का किया था, कहाँ लिखा हुआ है? तो क्या आपके साइन जहां हो रहे हैं वहां पे तमीज से हिसाब किताब करना है? तो वो ये कह रहे थे कि जिस पीरियड का ऑडिट किया है वो लिख देना। बात क्लियर है? चलिए जी आगे। अब मुझे एक बात बताओ, फिर वो बताता है, फिर वो बोलता है क्या, सुनो, वो ये बहुत अहम बातें हैं, इसमें कोई भी कंफ्यूजन हाथ क्या क्लियर करना, सुनो। फिर वो बोलता है ये कि जब तुमने ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहा ना कि मैंने ऑडिट किए हैं, बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता क्या क्या है? बैलेंस शीट, पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो एंड नोट्स। मैंने क्लियर किया, इसको मैंने ऑडिट किया, इसके अलावा मेरी जिम्मेदारी, एग्जांपल देता हूँ, तुम किसी लिस्टेड कंपनी के फाइनेंशियल उठाओ, उसमें डायरेक्टर रिपोर्ट भी होती है उसमें, और एनुअल रिपोर्ट के चक्कर ये वो अजीब अजीब चीजें आ रही होती हैं, सही है, तो तुम्हारे भी लिए रेलेवेंट नहीं है। अच्छा, हो सकता है फाइनेंशियल्स में कुछ हो, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में कुछ और हो। कोई बंदा डायरेक्टर रिपोर्ट पढ़ के कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दे, तो फिर बल्ली किस पे आएगी? ऑडिटर पे आएगी। भाई ऑडिटर पे एक शब्द में बल्ली नहीं आएगी जब वो लिख दे कि मैंने इसके अलावा ऑडिट नहीं किया। तो आपको नहीं लगता कि हमें एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी तमीज से बताना है? चलिए देखें, अब वो बोला बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है, ये सारी चीजें आती है। अगर किसी ऑडिट रिपोर्ट में तुमने ये मिसिंग देखा, दैट मींस कि वो डेफिशिएंसी है, यानी आप अपने पे बल्ली अज्यूम कर रहे हैं। बात क्लियर है? चलें जी, 5 चीजें, वेरी गुड सर। उसमें तो अनऑडिटेड एफएस भी होते हैं और ऑडिटेड भी। मुनीब ये किसने कह दिया एनुअल रिपोर्ट में अनऑडिटेड होते हैं? तुम्हारा दिमाग खराब है? ऐसी कोई कंपनी पब्लिश कर देंगी, दोनों कैसे होते हैं? अल्लाह की कसम हो ही नहीं सकता, अनऑडिटेड हो ही नहीं सकते। ओ भाई कौन सी दुनिया में, या तो मैंने जो ये 8-9 साल ऑडिट किया है, आई थिंक मैंने शायद से कोई गलती कर दी है, सही है। ऐसा ठीक है भाई, खुदा के वास्ते मैं तुम्हें बता रहा हूँ मुनीब, ऐसा हो नहीं सकता, सही है। अनऑडिटेड जा ही नहीं सकते क्योंकि पब्लिश ही नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास एसएससीपी की रिक्वायरमेंट है कि आपको ऑडिट ईयर एंड के 3 महीने में कंप्लीट करके एजीएम करनी है। याद आ रहा है? तो 3 में, अच्छा आप तो 120 हो गए, तो 4 महीने हो गए, सही है, ओके। अच्छा भाई मुनीब क्लियर है? यानी दैट मींस कि सर आपको ऑडिट लाजमी करवाना है, ऑडिट के बगैर आपका। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एजीएम में शेयर होल्डर बैठे हैं, तुमने उसको अनऑडिटेड एफएस दे दी है,
वो एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा ना, करना भी नहीं चाहिए क्योंकि उस पर रिलायंस नहीं होगी। सही है जी मुनीब। आगे वो बोल रहा है कि भाई यहां से शुरू होगा अब टाइप्स ऑफ ओपिनियन। एक ओपिनियन होगा अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अच्छा अब सुनिए मैं इसको यूं एक्सप्लेन करता हूँ। अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब ये है कि सब सही है, मैंने कुछ मॉडिफाई, यानी यूजुअली एक्सपेक्टेशन होती है इंसानों की तरह कंपनी ने काम किया है, जो है वो सब सही है, तो अनमॉडिफाइड। मैं कुछ इसमें मॉडिफिकेशन, इसकी सिंपल एग्जांपल समझाने के लिए देता हूँ कि भाई अगर मैंने कोई कार परचेज की तो वो सिंपल है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे भाई है, सही है, अब इसको चाहिए साइलेंसर के बगैर वाली बाइक, सही है, तो इसने क्या कर दिया उसको मॉडिफाई। तो सीधी सीधी चीज क्या होती है? अनमॉडिफाइड। उसमें अगर कोई डेंटिंग पेंटिंग एक्सीलरेटर लॉक वाली चीज करनी है तो वो क्या है? मॉडिफाइड। तो अगर बिल्कुल सब सही है तो मैं क्या कहूंगा कि रिपोर्ट या वो चीज मॉडिफाइड नहीं है। ये वो बात समझाने के लिए सही है। सही है जी इधर। अच्छा तो इसके अंदर हम ये लिखते हैं, सुनना, सबसे पहले क्या बोलना है, हमने ऑडिट किया इन चीजों का, और फिर हमारे ओपिनियन में, इन आवर ओपिनियन, फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स है वो दे रहे हैं ट्रू एंड फेयर व्यू। बात क्लियर है? अच्छा जी, पहले मैंने क्या बताया ऊपर, हमने ऑडिट किया है इस कंपनी का इस साल का इन चीजों का, और हमारी नजर में, हमारे ओपिनियन में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, क्योंकि हमने बोला ये है कि हमारा ओपिनियन अनमॉडिफाइड है। बात क्लियर है? चलिए जी आगे जाके इसके और जार्गन्स खुलेंगे तो अभी टेंशन नहीं लेनी जी। एक ही गाइडलाइन बताओगे सारे? बिल्कुल साथ साथ अभी मैं तुम्हें ऑडिट रिपोर्ट दिखाऊंगा ना, उसमें लिखा हुआ होता है वी हैव ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी कंपनी, और कुछ के आगे यूं लिखते हैं, बताता हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइज ऑफ, फिर उसके आगे लिखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइज ऑफ दिस बिजनेस, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यही आता है, कंप्राइज ऑफ लिखना है हमें। ये तो मैंने कहा प्रेजेंटेशन में तुम्हें समझाने के लिए आसान है, बाकी तो रिपोर्ट हम रीड करेंगे। सही है इधर? अच्छा भाई टाइप्स, अनमॉडिफाइड ओपिनियन तो सब सही है। अच्छा ये अनमॉडिफाइड ओपिनियन तुमने कब दिया होगा? जब तुमने ऑडिट में कुछ गलती आइडेंटिफाई। बात क्लियर है? चले जी आगे। इसका ऑपोजिट क्या होगा? अभी ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, मॉडिफाइड ओपिनियन दो वजह से जाता है, या तो तुम्हें मिस स्टेटमेंट मिले, या तो तुम्हें एविडेंस ही नहीं मिले। या तो तुम्हें एविडेंस ही, तो समझो ये गलती के बगैर, वो गलती के साथ। बात क्लियर है? अब इनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं आगे जाके वो आगे की कहानी है, पर अब तक तुम्हारे जहन में सिर्फ दो ओपिनियन होने चाहिए, मॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड। आइडियली इंसानों वाली हालत में अनमॉडिफाइड, और इंसानों वाली हालत में नहीं हुआ तो कितनी वजहों से, या तो गलती मिल गई, या तो पता ही नहीं लग रहा क्या चल रहा है। सही है, तुम सीएफओ के पास जाते हो, सही है, वो सिगरेट पी रहा है, शीशा लगा रहा है, सही है, तुम बोलते हो डेटा, बोलता नहीं है, जा, क्या कर लेगा भाई? कुछ नहीं कर सकते तुम। सही है, एक ही चीज कर सकते हो, तुम्हारा तो एक ही हथियार है, रिपोर्ट, बस वही तुम वही बात करना फिर। सही है जी, फिर सिगरेट डायरेक्टर के हाथ में होगी, सही है, और वो सामने उसके साथ क्या करेगा उसको पता है। इधर चलिए जी इधर। अब मुझे एक बात बताया भाई आगे जल्दी से, हमने बता दिया ओपिनियन, यहाँ पर कोई इशू? अभी तक तीन चीजें डिस्कस हुई ऑडिट रिपोर्ट की, हेडिंग, एड्रेसी, ओपिनियन। अच्छा अब शेयर होल्डर देख रहा है, बोल रहा है यार ओपिनियन तो दिया है, बट किस बिना पे दिया है? उसको हम कहते हैं बेसिस फॉर ओपिनियन। अब इसके बाद हम बताएंगे कि बेसिस फॉर ओपिनियन कि हमने किस बिना पे जो ऊपर ओपिनियन दिया है वो किस बिना पे दिया है। आओ जी, आपको तो पता ही है, ऑडिट के बेसिस पे दिया है, और ऑडिट किया था आयजा के तहत। आओ देखते हैं क्या कहता है ये। मैंने ये कोरिलेशन बनाने के लिए साथ किया है, इधर देखो। वो बोल रहा है अगर तुमने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया, क्योंकि तुम्हें मैंने बताया दो तरीके के ओपिनियन होंगे, सही है, अगर तुमने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया है तो आप कहेंगे हमने ऑडिट किया था आयजा के तहत, जो कि बात हक है, गलत तो नहीं है। हम इंडिपेंडेंट थे, ऊपर भी तो बताया था हेडिंग में, यहाँ पे भी बताएंगे क्योंकि ये बेसिस बता दो। यहाँ पे क्या बता रहा हूँ? बेसिस। और मैं बता रहा हूँ, सुनना मेरी बात, इंडिपेंडेंट, जैसे ऊपर बताया था मैं इंडिपेंडेंट हूँ, बट किसके तहत इंडिपेंडेंट हूँ? फोटोग्राफिक्स के तहत। सॉरी क्या दोनों में? ऑनलाइन वाले ये बात क्लियर है? देखो दोनों बातें है ना, मैंने कहा ऊपर बता दिया मैं इंडिपेंडेंट हूँ, पर यहाँ पे बताऊँ किस बिना पे हूँ,
ओके, फिर मैंने कहा कि भाई हमने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लिया। अच्छा देखो, मैंने ऑडिट किया किसके तहत? मैं इंडिपेंडेंट था कोड ऑफ एथिक्स के तहत, और मैंने पूरे ऑडिट के दौरान एक सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लिया। आई थिंक आपको पता है सफिशिएंसी का मतलब है क्वांटिटी, एप्रोप्रिएटनेस का मतलब है क्वालिटी। हमने कोई फोटोकॉपी को एक्सेप्ट नहीं किया, हमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लाया किया, सब कैलकुलेशन कर कहा कि हम ये इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अबव आर गिवन टू एंड अगर ओपिनियन कौन सा है? अनमॉडिफाइड। आगे सुनिएगा, अगर मॉडिफाइड, सुनना मेरी बात, ये तो हो गया अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अच्छा तुम खुद सोचो जरा, एक बात पे फोकस करना, आगे जाके बता रहा हूं ना, सारी चीजें खोलनी है, क्योंकि देखो आगे जब एलिमेंट समझा दूंगा ना, फिर बोलूंगा आओ अब खेलते हैं, इस बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या चेंज आ सकता है, उस ओपिनियन में क्या चेंज आ सकता है हालात वाकयात के हिसाब से। अभी पहले कहीं से चीजें समझ लें क्या आती हैं चीजें, क्लियर है? आगे अब मुझे एक बात बताओ, अगर मॉडिफाइड ओपिनियन है तो वो भी तो दो वजह से था ना, या तो गलती, अच्छा ऊपर हेडिंग क्या है? बेसिस फॉर ओपिनियन। ऊपर हेडिंग क्या है? बेसिस फॉर ओपिनियन। अच्छा दो बातें पूछता हूं तुमसे, ऊपर अगर तुमने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है तो उसकी वजह दो होंगी, या तो मिस स्टेटमेंट। तो आपको नहीं लगता कि आपको बच्चों बेसिस ऑफ ओपिनियन में वो बताना होगा कि इस बिना पे ऊपर ओपिनियन मॉडिफाई हुआ है, जैसे बता रहे हो इस बिना पे ओपिनियन सही है, तो फिर वो भी तो बताओ इस बिना पे ओपिनियन गलत है। बात क्लियर है? अच्छा अब सुने आगे, मॉडिफाइड ओपिनियन में फिर आप बताएंगे अगर तो मिस स्टेटमेंट है। अच्छा अब तुम्हें हर कोई हटाया जा रहा है, दलील की जा रहा है, कोई डेटा ही नहीं दे रहा, अब तुम बता दोगे मेरे साथ ये हुआ है, स्कोप लिमिटेशन कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? यानी मेरे ऑडिट का एक स्कोप था जिसको लिमिट कर दिया मैनेजमेंट ने, मुझे काम करने नहीं दिया। अच्छा इफ एविडेंस नॉट अवेलेबल, अच्छा सुनो अब देखो गेम है, मैंने कहा तुमसे पूछूंगा, मैंने कहा ओपिनियन अनमॉडिफाइड सही है, तो मैं बोलूंगा ऑडिट किया, आइजा के तहत किया, एथिकल था, एविडेंस मिल गया। अच्छा ऊपर मैंने कहा मॉडिफाइड ओपिनियन है, तो फिर नीचे बोलूं सब सही था, वीआईपी था, ओपिनियन मिल गया, या इफेक्ट बताऊं, मिस स्टेटमेंट का नेचर बताऊं, नेचर बताएं। अच्छा फिर ऊपर अगर मैंने कहा कि मेरा ओपिनियन मॉडिफाइड है सही है, तो मुझे एक बात बताओ ओपिनियन मॉडिफाइड इस वजह से था कि एविडेंस नहीं मिला, तो नीचे बोलूं सब मिल गया, या वजह बताऊं? तो वही तो कह रहा है, दोनों में से कोई एक बिल्कुल सही है। वो आगे सिनेरियोज है ना, मैंने कहा ना दो अप्रोचेस हैं, या तो सिनेरियोज करा दो या पहले ये समझ लेते हैं सही है। अच्छा अभी तक तो हमें पता है क्या करना है, अभी तक हमें सिर्फ सिंपल एक चीज दिमाग में रखनी है, ओपिनियन सही है तो नीचे बेसिस भी सही है, ओपिनियन खराब है तो नीचे बेसिस भी खराब है, ना सेंस की फिर बेसिस की वजह बताऊंगा ये ऊपर क्यों, नॉर्मल है ना ये तो सही है जी। ओपिनियन सही है तो स्टैंडर्ड पैराग्राफ में वही आ जाएगा। हाँ ओपिनियन सही है तो स्टैंडर्ड पैराग्राफ आ जाएगा कि क्या स्टूडेंट पास, ओपिनियन सही नहीं है तो फिर वही परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में मार्क्स, तो वो सारी चीजें चेंज होंगी अभी आगे, क्लियर है? अच्छा सर मॉडिफाइड में अनमॉडिफाइड वाले पॉइंट नहीं आएंगे, फर्स्ट टू देखो ऑडिट किया वो तो आएगा ही आएगा सही है, ये तो लिखेंगे वी हैव कंडक्टेड ऑडिट, एथिकल वाली बात भी लिखेंगे, पर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वाली बात नहीं लिखेंगे, क्लियर है अब्दुल हनान? मैं कह रहा हूं ना आगे जाके इसको हमें डिटेल में सीखना है, मैं पता है क्या करूंगा, जब एलिमेंट सीख लेंगे ना एक एक एलिमेंट को पिक करेंगे, उस पे अलग अलग आजाद हैं, तुम जाके बुक में देख लो उसमें भी अलग अलग है सही है, एलिमेंट्स के बाद अलग अलग चोइंग शुरू हो जाती है फिर बिल्कुल आगे। अब मुझे एक बात बताओ भाई, ये जब खत्म हो गया तो हमें पता लग गया किस तरीके का ओपिनियन होगा तो किस तरीके का बेसिस होगा, पर अभी भी ये ग्रे एरिया है, हमें डिटेल में देखना है, पर अभी तो हम एलिमेंट सीख रहे हैं ना, एलिमेंट से एक ना रूबरू हो रहे हैं कि समझ आए कि होते क्या है। अच्छा भाई जैसे ही आपने बेसिस को ओपिनियन दे दिया, इसके बाद एक पैराग्राफ आता है मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू, मैं आपको ये बता देता हूं, अपने पास लिख भी लें, ये कंडीशनल पैराग्राफ है, देखें ये कौन सा पैराग्राफ है। अच्छा तो चलो एक एक करके मुझे बताओ आप लोग, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट हटा सकता हूं? अच्छा एड्रेस ही हटा सकता हूं? ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, तो मटेरियल अनसर्टेनिटी क्यों भाई? अगर ऐसा कुछ हुआ
तो बताऊंगा, अदरवाइज क्यों मैं पागलों के से बताऊंगा। एक कंपनी प्रॉफिट आसमानों को जा रहा है, सब कुछ वीआईपी चल रहा है, मैं फिर बोल रहा हूँ देख लो मसला हो सकता है, वो तुम्हें भी डालेगा, बोले राजा तू ही बता दे क्या मसला हो सकता है इतनी सब चीजों में। बात क्लियर है? यानी सर मटेरियल अनसर्टेनिटी अगर गोइंग कंसर्न के रिलेटेड कोई मसला होगा, वो मसले सीखेंगे बाद में तब बताऊंगा, अदरवाइज इसको बताने की कोई नीड नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये कंडीशनल पैराग्राफ है। बात क्लियर है? ओके जी, आगे। अभी सिर्फ इसकी दो एग्जांपल, या तो कंपनी लॉसेस में या फाइनेंशियल इश्यूज हैं। सिंपल, अभी टू कीप इट वेरी सिंपल कि हम खाली एलिमेंट्स को देख रहे हैं। चलिए जी, यहाँ तक कोई इशू? पक्की बात है। अच्छा, ये तुम लोगों ने वर्कबुक का वो खुला हुआ है ना, क्या बोलते हैं, जो समरी वाला पेज है, वो एक पेज पे पूरा ये बन जाता है ताकि आपको क्लैरिटी आती है, उसमें सारी चीजें लिखी हुई भी हैं इधर आगे, और डिटेल इसके आगे। अब मैंने एक रिक्वेस्ट करूंगा तुमसे, पिछले बैच में बच्चों ने पेपर पास भी कर लिया, ऐसा नहीं है, पर कुछ बच्चे ऐसे थे फखर से आगे मुझे बताया कि सर हमने से समरी पढ़ी थी और सवाल किए थे। अब मैंने मतलब जसी, मतलब तुम इतने ग्रे एरिया में, तो तुम्हारी सोच है, तुम थ्योरी तो याद करो, बोल लगे तो यही चीज हो गया था। देखो सवाल हो जाएंगे, जैसे मैंने इंटरनल कंट्रोल में तुम्हें सिखाया था, सवाल तो हो जाएंगे, बट अप्रोप्रिएट अंग्रेजी का मसला है, तो वो प्लीज वो जरा रीड करना है इसके बाद। ऐसे नहीं कि एक पेज पे करके दे दिया तो उसको अल्लाह वास्ते कर दिया, उसको भी याद करना है। क्लियर है? ओके, पर वो याद जल्दी हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इसके बाद चलें, इसके बाद एक पैराग्राफ आ रहा है, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, इस पे भी लिखो, ये भी कंडीशनल पैराग्राफ है। अच्छा देखो, हमने जब अभी ऑडिट रिपोर्ट शुरू की तो मैंने कहा था आपको यहाँ पे ऐसे सवाल भी पूछेगा कि कब कौन सा हालात वाकयात होंगे तो एलिमेंट पे कौन सा चेंज आएगा। तो मैं कहता हूँ अगर गोइंग कंसर्न का मसला होगा तो ये आ जाएगा, इसको डिटेल में अलग से देखना है। अच्छा, अब एम्फेसिस ऑफ मैटर क्या भला है, इधर ऐसे ऊपर ऊपर से डिस्कस करता हूँ फिर बताता हूँ। फाइनेंशियल्स में इतने सारे पेजेस होते हैं, इतने सारे पेजेस होते हैं, सही है जी। अच्छा, एक चीज पूछ लेते हैं सर, गोइंग कंसर्न मतलब अगले 12 महीने नहीं चल पाएगी, बिल्कुल ऐसा ही है। गोइंग कंसर्न इश्यूज का मतलब यही है। मैं समरी शेयर कर दूंगा खुबैब, और ये मेरी बुक में ऑलरेडी एम्बेडेड है, सही है। पेज नंबर बता दो इसको, 101 मेरे पोर्शन का, सही है, 101 सही है। ओके, इधर अच्छा इधर सुनिएगा प्लीज, आगे कंडीशनल पैरा की बात कर रहा हूं मैं फोकस के साथ। हाँ, अब हुआ ये एम्फेसिस ऑफ मैटर, अब ये तुमसे मैं पूछूंगा, अब तुम फंसोगे यहाँ पे, तो देखना, क्योंकि ये गेम है, क्योंकि वो एग्जामिनर ना घुमाता यही है, ये बहुत क्रिटिकल एरिया है, ये कुछ है ये, इसमें भी खेलेंगे अभी अगले 5-10 मिनट आगे। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ का नाम से लगता है कि मैं किसी चीज को एम्फेसाइज कराना चाह रहा हूँ, किसी चीज पे फोकस कराना चाह रहा हूँ। पीके की तरह येलो टोपी जो पहन के घूमता है वो, सही है जी, फोकस मारेगा, सही है। इधर सुनो, क्यों फाइनेंशियल्स में इतनी सारी चीजें हैं, सही है जी। अगर फाइनेंशियल्स में कोई गोइंग कंसर्न का मसला है तो उसका पैरा अलग है, ऐसा ही है। अब मुझे एक बात बताओ, एक मेजर केस चल रहा है कंपनी के ऊपर, कंपनी के लॉयर ने ये कहा है कि तुम ये हारोगे नहीं, पर ये भी नहीं कह रहा कि जीत जाओगे, यानी 50% से कम है चांसेस, पर 5% से प्रोबेबल नहीं है, पॉसिबल, ऐसा ही है ना, पॉसिबल है कि हो जाए। तो इसलिए IAS 37 तुम्हें कहता है यू नीड टू डिस्क्लोज दिस, यू नीड टू। अच्छा, फाइनेंशियल्स में बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स, नोट्स में पता नहीं पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। मेरे शेयर होल्डर को क्या पता कौन से काम की बात है, मेरे शेयर होल्डर को क्या पता कौन से काम की बात है। तो वो कहता ये है, आप ये मैटर इसलिए इंक्लूड किया गया है ऑडिट रिपोर्ट में, ऑडिटर ने जिम्मेदारी लगा दी, ऑडिटर को ये कहा गया अगर तुम्हें लगता है कि एक ऐसा मैटर, मैं इसकी इंग्लिश बाद में दिखाऊंगा तुम्हें, सही है, और अगर ऑडिटर को लगता है कि एक ऐसा मैटर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ये इसकी कंडीशन बता रहा हूँ, ये मिस हो गया ना तो सवालों में दलील हो गया, ड्राफ्टिंग तो मैं बाद में सिखाऊंगा, पहले तो ये समझो कि क्या है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई एक मसला है जो कि डिस्क्लोज है, पहली कंडीशन क्या है, डिस्क्लोज हो, सही है, डिस्क्लोज हो, रिकॉर्ड नहीं हो, डिस्क्लोज हो। आगे रिकॉर्ड होता तो मसला ही नहीं हो, तो लायबिलिटी में होगा, मुझे क्या, मैं तो बोल रहा हूँ डिस्क्लोज हुआ, अभी अवेयर कर रहा हूँ मैं, तो देख लो भाई बल्ली आ सकती है। हाँ सुनो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज हो मसला, और ऑडिटर की जजमेंट में वो मसला
शेयर होल्डर की अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल है, शेयर होल्डर की अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर आप इस पैराग्राफ के अंदर उस मैटर को रेफर करा देना कि शेयर होल्डर भाई इस नंबर नोट में जाके देख लेना कि ये केस चल रहा है जिसकी एक्सपेक्टेड पेनल्टी ये है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ शेयर होल्डर को कि आपका फोकस वहां पे चला जाए। अच्छा तो ये मैं मटेरियल अनसर्टेनिटी में बता दूं सर, उसका मसला गोइंग कंसर्न है, ये गोइंग कंसर्न का मसला नहीं है, अदर देन गोइंग कंसर्न है, तो कोई और मैटर एम्फसाइज कराना तो मैं यहाँ चिपकाऊंगा। बात क्लियर है? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ यहाँ तक बात क्लियर है? कोई ऐसा मसला जो ऑडिटर समझता है कि शेयर होल्डर की अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल है, बहुत अहम है। सबकी अलग अलग हेडिंग है, सही है इधर। अच्छा बहुत अहम है, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडिक्वेटली क्या हुआ हुआ है, डिस्क्लोज हुआ हुआ है, सही है जी। तो आप चाहें तो उसको डिस्क्लोज करवा के वहां पे रेफर करवा सकते हैं कि वहां जाके देख लेना। अब आगे सुनो, तो इसमें एक एक्सेप्शन है, बोलता ये बहुत अहम बात बताने जा रहा हूँ। कहता यह है आप एम्फेसिस ऑफ मैटर नहीं देना अगर उस मसले पे क्वालिफिकेशन यानी आपको ओपिनियन मॉडिफाई होता है। सुने, अब दो चीजें हैं, अब आप कनेक्ट करते हैं उसको। सुने, फिर मैं आपको स्लाइड बाद में दिखाऊंगा। मैंने आपको ये कहा कि भाई एक केस डिस्क्लोज होना चाहिए था, एक केस, तो ये तो IFRS कह रहा है 37, IAS 37। सुनो, अब क्लाइंट ने डिस्क्लोज नहीं किया तो ये तो मिस स्टेटमेंट, गलती हो गई, ये क्या हो गई, गलती हो गई। अच्छा अब ये गलती हो गई तो मुझे एक बात बताओ, गलती को मैं शेयर होल्डर को यहाँ बताता हूँ बाबू गलती हो गई थी, इससे देख लेना, या अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर दूंगा, क्योंकि आपको क्या मिल गई, मिस स्टेटमेंट। आप ये कहेंगे ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू कब देते, जब वो IFRS के हिसाब से होते, अभी वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से नहीं है। क्यों? क्योंकि एक चीज डिस्क्लोज होनी चाहिए थी, हुई नहीं है। तो सर क्या वो सही कह रहा है कि एक मसला अगर ऊपर का है तो ऊपर बता, यहाँ पे नहीं बनना आगे, बात क्लियर है? अच्छा एक गोइंग कंसर्न का मसला फाइनेंशियल्स में डिस्क्लोज हुआ हुआ है, एक गोइंग कंसर्न का मसला फाइनेंशियल में डिस्क्लोज हुआ हुआ है, सवाल कहाँ बताऊं, मटेरियल से डेली गलत, मटेरियल फैसिलिटी में डिस्क्लोजर होना था, हो गया, डिस्क्लोजर होना था 5वें में जाएगा। देखो गोइंग कंसर्न के लिए पैराग्राफ अलग है ना। अब गेम देखो, अब तुम्हें घेरता हूं ना यहाँ पे, ये तो गेम है समझो। हाँ अब सुनो, नहीं गोइंग कंसर्न का मसला था, उसने रिकॉर्ड करके सब कर लिया इधर। अब आगे सुने वापस से, गोइंग कंसर्न का नोट जाना चाहिए था, क्लाइंट बोल रहा नहीं दे रहा नोट, तो यहाँ बताओ मटेरियल फैसिलिटी ओपिनियन में क्यों ट्रू एंड फेयर नहीं दे रहा। देखो बात लॉजिकल है, बात लॉजिकल है ना। देखो यही याद रखना एग्जाम में, जो मसले ऊपर के ऊपर आएंगे, यहाँ पे तो सब सही हो गया आता है कि खाली एम्फेसिस आता है, यहाँ पे एम्फेसाइज करवाना, बात क्लियर है? अच्छा एक और चीज, नया IFRS आया है और हमने उसको अर्ली अडॉप्ट कर लिया, तो IAS 8 कहता है कि भाई आपको सिग्निफिकेंट डिस्क्लोजर देने होंगे, सिग्निफिकेंट। पहले इन्वेंट्री मेजर हो रही थी आपकी लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे हो रही थी, बट यूं कहते हैं उसको, यानी FIFO बेसिस पे, अब हो रही है वेटेड एवरेज पे। आपको नहीं लगता कि अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आया होगा GP पे, ऐसा ही है? अच्छा क्या आप ये मानते हैं कि ये मैटर फंडामेंटल है यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए? हाँ अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, ये शेयर होल्डर को कहाँ बताऊं, ओपिनियन में डिस्क्लोज किया हुआ है, डिस्क्लोज किया हुआ है। अच्छा नंबर बताओ 1 2 3 4 5 6 6 में पक्की बात है, चलो उसको यूं करते हैं। उसने पॉलिसी चेंज की, डिस्क्लोजर बना दिए, एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर नहीं डाले, ट्रू एंड फेयर नहीं दे रहा, क्या बताऊंगा, ओपिनियन में, पक्की बात है। ये गेम समझ आई कि कब कहाँ कौन सा पैराग्राफ हिट हो रहा है, यही सिखाना था, क्लियर है? अभी तो हम कंटेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं आगे जी। ओके अब एम्फेसिस ऑफ मैटर को देख लेते हैं। ये इस वाले आयजा में हमें कवर करना है।
सही है, ये तकरीबन आगे जाके आएगा। अब देखो इसकी अंग्रेजी, इफ इन ऑडिटर्स जजमेंट मैटर इज फंडामेंटल, ऐसा ही है, मैटर फंडामेंटल है यूजर के ऑडिट को समझने के लिए, सही है जी। और मैटर एडिक्वेटली डिस्क्लोज है कहां पे, provided that auditor is not required to modify his opinion because of that matter, उस मसले की वजह से ओपिनियन पे इफेक्ट, तो बेटा देखो यहाँ का मसला नहीं है, वहां का मसला है, तो वहां डील करना, यहाँ पे तो क्या। अच्छा तुम खुद सोचो ना, सुनो मेरी बात, इसको यूं देखते हैं, एक बंदे को कैंसर है, तो मैं क्या उसका इलाज करूँ या बोल दूं देख लो कैंसर है ले जाओ इलाज, तो उसका इलाज ऊपर है, तो डिस्क्लोज करके कटा नहीं देना उसको। क्लियर है जी, तुम कुछ पूछ रहे थे। तो यही तो है, मैंने तो ये बोला। हाँ अभी बताई ना मैंने, नहीं ऐसे बताया ना मैंने, ओपिनियन मॉडिफाई हो और डिस्क्लोज भी हो, डिस्क्लोजर सही नहीं हो तो स्टेटमेंट हो गई। क्लियर है, वो वाला केस है। नहीं यूं भी हो सकता है, ओपिनियन भी मॉडिफाई हो सकता है, एम्फेसिस भी आ सकता है, दो अलग अलग मसले होंगे वो, दो अलग अलग मसले भी हो सकते हैं भाई। फॉर एग्जांपल पीपी की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की, उस पे ओपिनियन मॉडिफाई हो गया, केस भी चल रहा है, तो ये हम देखेंगे, सही है। अच्छा ये भी हो सकता है कि ओपिनियन मॉडिफाई दो वजह से हो, डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड नहीं किया, डिस्क्लोज भी नहीं किया, तो फिर जो बेसिस फॉर ओपिनियन में दो में स्टेटमेंट बताऊंगा। बात क्लियर है, जैसे हालात वाकया होंगे वैसे रिपोर्ट होगी। क्लियर है जी, अपन कुछ पूछ रहे थे, कौन सी वाली डिस्क्लोजर गलत बनाया तो आईएफआरएस की नॉन कंप्लायंस है, सही है, तो ओपिनियन मॉडिफाई हो जाएगा, सिंपल। हाँ जी भाई वापस से, ये पूरी कहानी सुनी थी ना, वही कहानी वापस से यहाँ बता रहा हूँ। एम्फेसिस और मैटर पैराग्राफ कब जाएगा, जब आप कुछ एम्फेसाइज कराओगे। एम्फेसाइज कब कराओगे, जब तुम्हारी जजमेंट में कोई मैटर यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल है, किसी से भी रिलेटेड हो, ऑडिटर जजमेंट, सही है। मैंने तुम्हें एग्जांपल दी किसकी, केस की, नए आईएफआरएस की एप्लीकेशन की। क्लियर है, आगे फिर मैंने ये कहा कि भाई वो मैटर सिर्फ फंडामेंटल नहीं हो यूजर के लिए, वो डिस्क्लोज भी हो। भाई डिस्क्लोज होगा तो रेफर करोगे ना, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जाके देख लेना, लिखा हुआ है, वो पेज गया खाली बनना है, क्या देखेगा। बात क्लियर है, वो बोल रहा है कि मैटर एडिक्वेटली क्या होना चाहिए, एम्फेसाइज का मतलब कि किसी चीज को हाईलाइट करना, तो मैं अलग से पन्ना तो नहीं चिपका के दूंगा ये था, या बोलूंगा एफएस में देख लेना। क्लियर है, ये वाली बात है। फिर बोल रहा है प्रोवाइडेड दैट, आगे सुनो, बोल रहा है कंडीशन है कि ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई हिज ओपिनियन बिकॉज ऑफ दैट मैटर, उस मसले पे मॉडिफिकेशन नहीं बनती हो, अगर मॉडिफिकेशन बनती तो बेटा ये मसला यहाँ का नहीं है, ओपिनियन का है। बात क्लियर है, पक्का। चले जी, फिर इसमें एक और मसला है, सुनो, बोलता है वो मैटर की ऑडिट मैटर ना हो, ये भी सीखेंगे। बोलता है वो मैटर की ऑडिट मैटर, अच्छा तुम अभी इतना रखो अपने लिए कि की ऑडिट मैटर सिर्फ लिस्टेड कंपनीज में जाता है, की ऑडिट मैटर सिर्फ, आगे सुने, वो कहता है कि अगर तुमने कोई ऐसा मैटर देखा जो कि फंडामेंटल है, तो तुम्हें एक पैराग्राफ एडिशनल बोला गया है की ऑडिट मैटर का। की ऑडिट मैटर का मतलब है की मैटर्स ड्यूरिंग द ऑडिट, तो अगर एक चीज तुम की ऑडिट मैटर में बता दोगे तो तुम्हें यहाँ बताने की नीड नहीं है। अब वो की ऑडिट मैटर क्या होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, वो बात की कहानी है, पर ये अलग से, ये भी अलग से हेडिंग आएगी। क्या हम ये कह सकते हैं सिंपल जबान में, एक चीज एम्फेसिस में तब नहीं आएगी जब वो मैटर या तो ओपिनियन का मतलब या तो की ऑडिट मैटर, तो फिर वो यहाँ से आउट हो जाएगा, या तो फिर वहां आएगा या तो की ऑडिट मैटर में आएगा। पर ये कब दोनों जगह जाएगा इसका एक बता चुका हूँ कि ओपिनियन में कब जाएगा, जब मॉडिफिकेशन का मतलब, की ऑडिट मैटर में कब जाएगा, जब आपने डिसाइड कर लिया कि ये वहां जाएगा, और वहां का डिसीजन बाद में सिखाऊंगा। क्लियर है, ये इसकी एक्सेप्शन है। यहाँ तक कोई मसला, आपको एमसीक्यूज में पूछे कि a matter is adequately disclosed in the FS, an auditor has determined to report that matter in key audit matter,
Do you think that this should also be reported in emphasis of matter? क्यों? या तो यहाँ आएगा, अगर वहां आ रहा तो यहाँ तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसको तरजीह दी गई है ओवर, क्योंकि लिस्टेड कंपनीज के लिए स्पेसिफिक ही पैराग्राफ बनाया गया था की ऑडिट मैटर का, तो उसने कहा गया कि भाई वो सारे की मैटर्स वहीं बताना, तो यहाँ बताने की नीड नहीं है। क्लियर है? जब मैं वो बताऊंगा तो तुम्हें डिफरेंस खुद ही क्लियर हो जाएगा कि क्यों उसको तरजीह दी गई है। सेट है जी? क्लाइंट की नहीं, तो क्लाइंट की चाहत ही हम नहीं देखते ना, तभी तो हम इंडिपेंडेंट है। तो पार्टनर ही तो साइन करता है, पार्टनर खुद डलवाता है ये। देखो क्योंकि रेगुलेशन, सुनो अब आजकल तो ऐसा सीन चल रहा है, सुनो एक मैं बताता हूँ, आजकल तो ऐसा सीन चल रहा है कि ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड जो है ना एओबी, अभी केपीएमजी का पार्टनर फारिग हुआ था, रिपोर्ट पब्लिश हुई थी इसकी, सही है। आजकल तो ऐसा खतरनाक माहौल है कि एक एक नुक्ते पे भी इतनी स्ट्रिक्ट क्रिटिसिज्म में तुम्हारी सोच है। आई कैप आता है, एससीसीपी आता है, रेगुलेटर्स मॉनिटर कर रहे हैं कि ऑडिट किस तरीके से चल रहा है। इमरान खान का सबसे अच्छा काम ही तो ये था कि सबको बम्बू हो गया था, अब फिर खुला खाता हो गया, अब फिर इंशाल्लाह वापस से सही होगा। सही है? तो समझाने की बात यह है कि आपका रिस्क होता है जब आप साइन करते हो, सही है, तो ये कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, वो अपना रिस्क को देख के। जो दूसरा बार वाला है, जैसे इंजीनियर हो गया, कोई और फील्ड का हो गया, वो तो नहीं समझेगा इस चीज को, वो तो यही देगा ऑडिट रिपोर्ट। हाँ, तो तभी तो कह रहा हूँ मैटर रहेगा, वो अलग से आ रहा होगा, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने नहीं आती, तो सब नहीं ना, ये गलत है, नहीं ये गलत है, गलत है। देखो एक बंदा जो कंपनी में इन्वेस्ट करता है ना, सही है ना, तो तुम मेजॉरिटी देखोगे मेमन होंगे, सही है, मेजॉरिटी देखोगे मेमन होंगे। सुनो, मेमन को कुछ आया ना है, अपना हिसाब किताब आता है, उसको पता है ईपीएस क्या होता है, एमफेसिस ऑफ मैटर क्या होता है, वो उतनी नॉलेज रखता है जितनी उसको चाहिए। नहीं सर, मैं वही बोल रहा हूँ कि वो और क्लाइंट नहीं चाहेगा कि एमफेसिस ऑफ मैटर रहेगा पहले, इसकी वजह से सर वो आइडेंटिफाई हो रहा है, वो मसला इनडायरेक्टली वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाके वो देख। क्लाइंट नहीं चाहेगा ना, अगर क्लाइंट नहीं चाहेगा, फॉर एग्जांपल क्लाइंट मुझे रोक रहा है कोई चीज करने से, ये तो स्कोप लिमिटेशन है, मैं बोलूंगा इंसानों की तरह एम्फेसिस ऑफ मैटर डालने दे, वरना ओपिनियन लगा दूंगा। सही है, इसलिए कहा गया कि ये सेट है, नेगेटिव चीज नहीं है, पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव ही है, हम खाली एम्फेसाइज करा रहे हैं, शेयरहोल्डर को आगाह कर रहे हैं चीज से, नेगेटिव चीज नहीं है। सुनो सुनो, तुम्हें एक चीज बताता हूँ, सुनो, इसमें जब मैं तुम्हें सिखाऊंगा ना एम्फेसिस ऑफ मैटर्स में एक आखिर में लाइन लिखी जाती है, आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। हम स्पेसिफिकली इस पैराग्राफ में लिख के बताते हैं कि ये जो मैटर मैं रेफर करवा रहा हूँ ये कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, लिख के देता हूँ स्पेसिफिकली, ताकि वो क्लियर हो जाए कि मैं सिर्फ तुम्हें आगाह कर रहा हूँ। हाँ बस ये है, सही है, ताकि कल को कोई केस हो तो मैं बोलूंगा मैंने बता दिया था, मेरे पे वल्ली नहीं है। चलें जी, क्लियर है यहाँ तक तो सवाल? पक्की बात है? चलें जी, अब ये तो आ गया एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ हमारा। अच्छा, मैं अभी तक के लिए इसको यहीं तक रखता हूँ, सही है, अगली क्लास में हम इसके बाकी के एलिमेंट्स करेंगे, फिर मैं सिनेरियोस को उतारूंगा। सेट है जी? तो प्लीज एक बार इसको रीड करके आइएगा, तो हम फिर सिनेरियोस डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़। बिल्कुल ऐसा ही है अली जहान, बिल्कुल सही है, मॉडिफाई कर दिया तो एम्फेसिस नहीं करेंगे, बिल्कुल उस मसले की वजह से मॉडिफाई बनता है, तो वो एम्फेसिस में नहीं आएगा खुदा। सेट है? चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।